प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित से प्रश्नावली 4.4 को हल करेंगे। बच्चों 4.3 तक हमने इसको हल कर लिया है। ठीक है, आज हम 4.4 को यहाँ शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और इसमें हमें बच्चों A B C D E F और G इस प्रकार से हमको इसमें कितने पार्ट दिए हैं? 7 पार्ट दिए गए हैं। प्रत्येक पार्ट को हमें हल करना है। पहले उसके लिए हमें समीकरण बनाना है और उस समीकरण को फिर हमें क्या करना है? हल करना है। ये हमारा इस प्रश्न को हल करने का तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं इस प्रश्न का पार्ट A, प्रश्न संख्या 1 और उसका पार्ट कौन सा? A पार्ट हम हल करते हैं। A पार्ट में हमें क्या दिया है बच्चों? इसमें हमें दिया गया है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमको? 60। तो देखिए हम क्या करेंगे, माना वह संख्या, सबसे पहले हमें इसको मानकर करना पड़ेगा। माना वह संख्या क्या है? बराबर x है। x मान लिया इसके 8 गुने में। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार x का 8 गुना क्या होता है? 8x, और इसमें 4 जोड़िए, प्लस 4 जोड़ दिया, बराबर हमें क्या प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। ये हमारे सवाल का समीकरण हो गया। सवाल क्या कहता है? एक संख्या के 8 गुने में वो संख्या क्या है? x। इसका 8 गुना क्या है? गुना 8 से कर दिया, 8x। अब ये अचर होता यानी अंक होता तो जैसे 5 होता तो 8 पंजे 40 लिख देते, लेकिन x को 8 से गुना करने पर तो 8x ही आएगा। 8x हो गया और फिर उसमें 4 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा हो गया है समीकरण। ठीक है, समीकरण हो गया। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। हल करने के क्या तरीके हैं? आपको पिछले प्रश्नावली को करवाया था तो बताया है। चर एक तरफ होते हैं, अचर एक तरफ होते हैं। चर हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे और अचर हमेशा राइट साइड में, यानी राइट हैंड साइड में। ठीक है, और अचर क्या होते हैं बच्चों? जो अंक होते हैं उन्हें अचर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे हल करते हैं। 8x + 4 बराबर 60। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम इसको क्या कर सकते हैं? अब इसका पक्षांतरण जब हम करेंगे तो 8x बराबर 60, ये जो 4 है प्लस का, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। 8x बराबर 60 में से 4 घटाए तो क्या बचे बच्चों हमारे पास? 56 बचेगा। ठीक है, अब 8x का मान कितना है? 56 है। ये यहाँ पर देखिए गुणा हो रहा है x के साथ, तो हम क्या करेंगे? अब जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 56, ये यहाँ पर गुणा हो रहा है। जब ये अचर हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो गुणा जो होता है वो क्या करता है? इधर जाके भाग दे देता है। ठीक है, और भाग अगर दिया हो तो यहाँ जा कर के गुणा करता है। अगर माइनस में यहाँ संख्या है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगी, प्लस की संख्या है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगी। ये 4 बिंदु आपको हमेशा याद रखने हैं। अब देखिए, अब हम 8 से 56 को काट देते हैं। 8 एकम 8 और 8 7 56। तो हमारा x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया उत्तर 7। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब अगर हम इसकी तुलना करें, इसकी हम जांच करें सत्यता की, तो हमें पता है कि ये सही है या नहीं। इसके लिए देखिए, x बराबर 7 है, आप x के स्थान पर क्या रखेंगे? 7। तो 7 हम यहाँ रखते हैं, तो 7 और 8 को गुणा करेंगे तो 7 और 8 56, और 56 में हम 4 जोड़ते हैं, यानी 7 का 8 गुना 56, और 56 में 4 जोड़ें तो कितने मिले? 60। राइट, ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों इसका पार्ट बी। पार्ट बी में हमें दिया है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। देखिए, घटा और जमा अगर आते हैं बच्चों तो घटा के स्थान पर आपको क्या लगाना है? माइनस, और जमा अगर आ जाता है तो उसके स्थान पर आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है। ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं? माना वह संख्या क्या है?
इसमें आपको कई चीज़ बताऊंगा मैं। माना वह संख्या, यहाँ भी हम x ही लेंगे, बराबर है x। ठीक है, माना वह संख्या क्या हो गई, x। फिर क्या कहा है सवाल में, बताया है हमको कि एक संख्या का 1/5 का बोला गया है x का 1/5। तो x का 1/5 बोलने का मतलब है का के स्थान पर आपको क्या लगाना है, गुना। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे और x का 1/5 क्या होगा बच्चों, 1/5 को x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीधा आप इसे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 1 को x से किया x और 5 नीचे आ जाएगा, यानी x/5 आ गया। ठीक है, ये एक इसके साथ गुणा हुआ है, एक है ना, ये इसके साथ गुणा है, एक x है, ये 1/5 इसलिए बोलते हैं इसको 1/5। ठीक है, और इसमें से क्या करना है, आगे बोला घटा बोला था, घटा 4 बराबर क्या देता है, 3 देता है। तो ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण समझ में आ गया आपको। क्या बोला सवाल ने, दोबारा देख लेते हैं। एक संख्या का, वो संख्या x, उसका 1/5 का के स्थान पर गुणा, इसका 1/5 गुणा जब हम करेंगे तो 1 को x से किया तो x और 5 का 5, यानी x/5 हो गया। ठीक है, और घटा 4 -4 क्या देता है, संख्या 3 देता है। ये आपने देख लिया, तो यहाँ तक हमारा समीकरण बन गया। ये हमारा फाइनल समीकरण बन गया है। अब हम इसे हल करेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ से आगे जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे होगा ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले लेते हैं, साफ लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण क्या है, x/5 -4 बराबर 3। आगे बढ़ाते हैं इसको, अगला स्टेप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ -4 है, इसको आप उधर ले जाइए, यानी x/5 बराबर 3, तो 3 के स्थान पर ही रहेगा, -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे ये हो जाएगा x/5 बराबर 3 और 4 7, 3 और 4 7 हो गए। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर इसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, x/5 बराबर 7। अब ये 5 यहाँ भाग दिया गया है। अब अगर हम x का मान लेंगे तो देखिए x बराबर 7, और ये जो 5 है ये यहाँ भाग दे रहा है, अगर इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा इसको। ठीक है, तो x बराबर 7 × 5, यानी x बराबर कितना हो गया आपका, 35। ये आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। ये आपका बी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सी में दिया है बच्चों। सी में हमें क्या दिया है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो देखिए, माना वह संख्या, आप x की जगह y भी ले सकते हैं, माना वह संख्या बराबर x है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है, इसका 3/4, तो यही बता देता हूँ, प्रश्न अनुसार लिखेंगे पहले। प्रश्न अनुसार x का 3/4, 3/4 क्या हुआ, 3 को x से किया 3x/4, ये हो गया। और इसमें क्या कर दें हम, इसमें हम जोड़ देते हैं, कितना जुड़वा रहा है ये, इसमें मैं 3 जोड़ दूं, +3 जोड़ देता हूं, तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, 21 मिलता है। समझ में आ गया आपको, इसमें 3 जोड़ने पर मुझे 21 मिलता है। अब ये आपकी समीकरण हो गई। ठीक है, ले लीजिए इसको इधर, यहाँ पर 3x/4 + 3 बराबर 21। पक्षांतरण करेंगे, आगे बढ़ाता हूँ इसको। देखिए 3x/4 बराबर 21 का 21 ही रहेगा, इसे हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 3x/4
इक्वल टू 21 में से -3 किए तो 18 आ गया। अब आगे 3x बराबर, ये क्या है, भाग दे रहा है 18 इंटू 4, 18 को 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पर भाग दे रहा है, यहाँ जाएगा तो ये गुणा करेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ लिखता हूँ 3x बराबर 18 चौका 72, ये हो गया। ठीक है, अब x का मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर 72 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72, ये यहाँ गुणा तक कर रहा है, यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, भाग, काटो इसको, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 और 3 चौका 12, क्या आएगा आपका आंसर, x बराबर 24। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरह से आपका ये पार्ट सी कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी। पार्ट डी में दिया है बच्चों, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ, 15। पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। माना वह संख्या क्या है, बराबर x ले लिया हमने उस संख्या को। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, उस संख्या में मैंने क्या किया, पहले दुगुना किया, यानी कि 2 गुना x बराबर 2x कर दिया। फिर उसमें से दुगने में से मैंने क्या किया बच्चों, -11 किया, 11 घटाया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। समीकरण तैयार हो गई है आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले लेते हैं। देखिए 2x - 11 बराबर 15, ये हमारा समीकरण बन गया। 2x - 11 बराबर 15। अब बहुत सिंपल है बच्चों, आप इसे आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, 2x बराबर 15, 15 के स्थान पर रहेगा, -11 इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। आगे देखिए 2x 11 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो गया। ये सब स्टेप हैं, मैं नेक्स्ट बढ़ा रहा हूँ इसको इस तरह से। 26 हो गया। अब 2x बराबर 26 है, देखिए 2x बराबर 26, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 26/2, क्योंकि ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग देगा। 2 से हमने इसको काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 13 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 13। तो आपका x बराबर मान क्या आता है, 13 आता है, यानी वह संख्या आपकी क्या है, 13। दिस इज योर आंसर। ठीक है, डी पार्ट हो गया बच्चों। पार्ट ई देखते हैं। ई पार्ट में हमें क्या दिया है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। कितना परिणाम प्राप्त होता है, 8। तो देखिए हम यहाँ भी वही करेंगे। किस तरह से, माना संख्या, अब मैं x की जगह m कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, m। माना, क्योंकि हमने x बहुत बार ले लिया, आप y भी ले सकते हैं, m ले सकते हैं, n ले सकते हैं। माना संख्या बराबर क्या है बच्चों, m है। ठीक है, m हो गया। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि ये जो उसकी वो थी उत्तर पुस्तिका, मुन्ना ने 50 में से 50 उत्तर पुस्तिका हैं उसकी। ठीक है, तो अब हम लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, उत्तर पुस्तिका कितनी है, 50। कितनी है बच्चों, 50 है। ठीक है, उसमें से क्या किया उसने, 3 गुनी, जो उसकी संख्या है, उसकी जो हमने संख्या मानी है उसकी 3 गुनी। तो m की 3 गुनी क्या हो जाएगी, इसमें से -50 में से घटाना है, m की 3 गुनी हो जाएंगी 3m हो जाएगी। जब ये किया उसने तो उसे क्या प्राप्त हुआ,
घटाने पर 3 गुने को घटाया तो उसको क्या परिणाम प्राप्त हुआ, 8 बराबर हो गया 8। ठीक है, इस तरह से अब ये हमारा एक समीकरण बन गया है, यानी 50 माइनस 3m बराबर 8, ये हो गया। ठीक है, 50 उसकी उत्तर पुस्तिकाएँ थी, उनमें से उसने 3 गुनी घटाई तो उसे उसके पास कितने परिणाम मिला उसको, 8। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार हमने लिख दिया, समीकरण हमने बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका 50 माइनस 3m बराबर 8। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस का 3m है, माइनस 3m को हम यहीं रहने देंगे, 8 को 8 के स्थान पर रहने देंगे, और जो प्लस का 50 है इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं, माइनस का 3m और बराबर, अब यहाँ ये 8 प्लस के हैं, 50 माइनस के हैं। ठीक है, तो माइनस के अधिक हैं तो 50 में से 8 को घटा दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, 42 बचेगा। लेकिन किसका बचेगा, जिसका जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह हमेशा उसी का लगाते हैं, तो ये जो 42 है ये किसका बचेगा बच्चों, माइनस का। अब हमारे पास फाइनली क्या बच जाता है बच्चों, देखिए माइनस 3m बराबर माइनस 42, माइनस का 42 बचा। ठीक है, आगे चलिए, माइनस 3m बराबर माइनस 42 है तो m बराबर क्या होगा, m बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस का 42, और ये जो माइनस 3m m से गुणा हो रहा है, माइनस 3 जो m से गुणा हो रहा है ये यहाँ जा कर के माइनस में इसमें भाग देगा, तो माइनस से माइनस क्रॉस हो गया। 3 से ये कितनी बार कटेगा, 14 बार, 3 एकम 3, बच गया कितना 1, 12, और 3 दूनी 3 चौका 12, 14 हो गया। तो फाइनली आंसर क्या होगा आपका, m बराबर 14। ठीक है, अब आप इसकी सत्यता की जांच करें तो देखिए कैसे, 50 उत्तर पुस्तिकाओं में से जो उसकी कोई संख्या थी उसका 3 गुना किया, वो संख्या क्या थी, 14, 14 का 3 गुना किया 42। जब 50 में से उसने 42 घटाया तो उसे क्या मिला, उसे मिला 8। ठीक है, परिणाम हमारा हो गया करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ई के बाद हमारा पार्ट आता है एफ। कौन सा पार्ट आएगा अब हमारा, एफ पार्ट आएगा। और एफ पार्ट में हमें क्या सवाल दिया है बच्चों, इवेन हल एक संख्या सोचती है, कोई भी संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है और फिर उसे 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमारा तो तरीका वही रहेगा, कौन सा, माना वह संख्या, क्या ले ले बच्चों, चलो अब की बार हम y ले लेते हैं, y ले लिया हमने। ठीक है, क्या कहता है इसमें सवाल हमसे, स्टेटमेंट कि वह कोई संख्या सोचती है, मान लीजिए उसने संख्या सोच ली y। ठीक है, फिर उसके बाद वह इसमें 19 जोड़कर क्या करती है, इसमें वो 19 जोड़ती है। तो प्रश्न अनुसार लिखते हैं, प्रश्न अनुसार y प्लस 19 जोड़कर क्या करती है, 5 से भाग देती है। क्या कर देती है इसमें, फिर वो 5 से भाग दे देती है, यानी बटे में 5 कर देती है इस दोनों के, इस संख्या के साथ 19 जोड़ करके उसके बटे में 5 कर देती है। 5 कर दिया, फिर उसे क्या मिलता है, फिर उसे मिलता है 8। समीकरण बन गई, ये आपकी समीकरण हो गई। समीकरण क्या हुई है, दोबारा इधर देख लीजिए, y प्लस 19 बटे 5 बराबर 8, ये आपकी समीकरण तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले आप इस समीकरण को यहाँ ले लीजिए, x प्लस 19 बटे 5 बराबर 8। ये 5 है, इसको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ भाग दे रहा है तो यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, गुणा करेगा। इसका समाधान करिए पहले तो, x प्लस 19 को यहीं रहने दीजिए और बराबर 8 को 8 की जगह रहने दीजिए और 5 को यहाँ भाग की जगह इसको किस में बदल दीजिए, गुणा में। हो गया। आगे देखिए अगला स्टेप क्या आता है,
x प्लस 19 बराबर 8 को 5 से गुणा किया तो 40। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम इसे अभी नहीं छेड़ रहे हैं x प्लस 19 को, ऐसा ही रहने दीजिए। अभी हमने पहले जो बटे में 5 है उसका और 8 का समाधान किया है। x प्लस 19 बराबर कितना हो गया? 40। ठीक है, अब आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा। x बराबर 40 को 40 की जगह रहने दीजिए और ये जो 19 प्लस का है इसे इधर भेज दीजिए, प्लस की जगह माइनस करके। कर दिया। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 40 में से 19 घटा दीजिए 21, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एफ पार्ट आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं बच्चों इसका पार्ट जी पार्ट का स्टेटमेंट। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। क्या है? 11/2 है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिख लें, वही माना वह संख्या क्या है बराबर x है। ठीक है, अब वो क्या करता है, इसका 5/2 करता है और फिर उसमें से क्या निकाल देता है? 7 निकाल देता है। तो देखिए प्रश्नानुसार x 5/2 पहले लिखा जा रहा है। x का 5/2 बराबर 5x/2 और फिर इसमें से उसने क्या निकाला? -7 निकाल दिया और फिर -7 निकालने के बाद उसे क्या मिलता है? 11/2 मिलता है। तो ये आपका समीकरण तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस समीकरण को हम ले लेते हैं इधर। कहाँ ले लेते हैं? यहाँ ले लेते हैं। आप इस 5x/2 है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इसका लिखने का दूसरा तरीका देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। आप 5/2x यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली गुणा ये 5 से ही होगा। वो x जो है 5x ही आएगा इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। प्रश्नानुसार हो गया, समीकरण हमारे सामने आ गई। हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। इस तरह से ही लिख देता हूँ मैं, 5/2x - 7 बराबर 11/2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 का समाधान करेंगे जैसा हम शुरू से करते आए हैं। तो देखिए 5/2x को यहीं रहने देंगे, बराबर का बराबर लेंगे, 11/2 का 11/2 लेंगे, -7 जो है इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 7। ठीक है, अब ये प्लस का 7 हो गया। अगला स्टेप देखिए, 5/2x बराबर 11/2 प्लस 7/1। मैंने इसको 7/1 मान लिया। ठीक है, यहीं पर मैं इसको हल कर देता हूँ। हम पहले इस पार्ट को हल कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, क्या आया? 2 में 2 का भाग दिया, एक बार गया। 1 को 11 से गुणा किया, 11, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 7 से गुणा किया, 14। ठीक है, फाइनली आपके पास क्या बचा? 14 और 11 जोड़ा तो 25 और बटे में 2। अब देखिए ध्यान से देखना आप, मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ। 5/2x बराबर क्या बचा था इस पार्ट में हमारे पास? 25/2। हमने ये लिख दिया यहाँ पर, 25/2 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपका पता है आपको, x को अलग करना है। x बराबर 25/2 और ये गुणा हो रहा है, ये यहाँ भाग देगा। तो बच्चों भिन्न का क्या होगा? भाग इसके नीचे हम करेंगे तो 5/2, और 5/2 को जब भाग को हम गुणा में बदलें तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2/5। व्युत्क्रम कर देंगे इसका, क्या हो जाएगा? ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2/5 होने का मतलब है
नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम इसका 2 का ही समाधान करेंगे। पहले किसका समाधान करेंगे? 2 का। 5 को अभी मत लीजिए, ऐसे बाद में भी हम ले सकते हैं, अब भी कर सकते हैं इसका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी ये ठीक है। अब देखिए आप यहाँ कहीं कर लेते हैं उसको, मैं आगे देखो बच्चों, 2 से 2 काट दिया मैंने, 5 से मैंने 25 को 5 बार काट दिया। ठीक है, क्या बचा? यहाँ तो बचा है हमारे पास LHS में x और RHS में हमारे पास बच रहा है केवल 5। तो आंसर क्या आया? x बराबर 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जब मैं जैसे मैं आपको अभी बता रहा था उस तरीके से भी हम करते तो देखो ये क्या होता, 2 को हम पहले इधर लेकर आते तो ये भाग में यहाँ गुणा होता, ये 50 हो जाते, 50/2। जब भी कितना होते 25, 50/2 का मतलब 25। फिर दोबारा हमारे पास यहाँ से x में से हम 5 को लेकर जाते तो हम 25 में फिर 5 का भाग देते, थोड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाती, इसलिए हमने इसको यहीं शॉर्ट में कट कर दिया है। ठीक है, तो x बराबर 5 हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह इस प्रश्न के साथ जी पार्ट के साथ हमारा प्रश्न संख्या 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसका प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। बच्चों इसमें भी हमें 3 भाग दिए गए हैं और स्टेटमेंट देखिए प्रश्न का क्या है, निम्नलिखित को हल कीजिए। ए में हमें दिया है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। जमा आ गया, अभी जो मैं कह रहा था कि जमा अगर आए तो प्लस लगाना है, जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। इसमें हमको न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे माना न्यूनतम अंक क्या है बराबर x हम मान लेते हैं न्यूनतम अंक। ठीक है, मान लिया। अब प्रश्न अनुसार क्या बताया गया है उसने, अभी बताता हूँ। प्रश्न अनुसार जो न्यूनतम अंक हैं उनका 2 गुना जमा 7, उनका दोगुना करेंगे पहले और फिर उसमें जमा 7 करेंगे तो क्या आते हैं? अधिकतम अंक आते हैं। ठीक है, तो देखिए x का 2 गुना 2x हो गया, प्लस इसमें जमा करते हैं 7 तो हमें क्या मिलता है? 87 मिलता है। 87 मिलता है ना, यही बोला था उसने कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो हैं वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना है और दुगुना में फिर 7 जमा है, तब जाके वो 87 होते हैं। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं फिर? 87। ये आपको पता है 87 हैं। ये कब आते हैं कि किसी विद्यार्थी ने जो न्यूनतम अंक x प्राप्त किए हैं उनके दुगुने में अगर जमा 7 करते हैं तो अधिकतम अंकों का मान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अब ये बन गई हमारी बच्चों एक समीकरण बन गई। तो देखिए हम इसको यहाँ ले लेते हैं पहले, 2x + 7 बराबर 87, ये हो गया। आगे बढ़ाते हैं इसको, 2x बराबर 87 को 87 के स्थान पर रहने देंगे, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। आगे बढ़ाया, 2x का 2x बराबर 87 में से 7 गए तो क्या बचा? 40, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। 2x बराबर कितना है? 87 में से 7 गए तो 40 नहीं 80 बचेंगे, इसे 80 करना है। ठीक है बच्चों, मैं डायरेक्ट उत्तर सोच गया इसमें। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर है 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा? चलो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 2x बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा, ये गुना हो रहा है, यहाँ 80 में ये भाग देगा, आंसर क्या आएगा? 40 हो गया। यानी कि x बराबर क्या आया? 40। और ये x हमने क्या माना था? न्यूनतम अंक। क्या माना था हमने इसको? न्यूनतम अंक। तो हम क्या लिखेंगे? हम नीचे यहाँ फाइनली एक लाइन और लिख सकते हैं इसके लिए, अतः
क्या लिखें, अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, 40 हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अब हम पढ़ते हैं पार्ट बी। देखिए बच्चों, पार्ट बी दिया है हमें, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। शीर्ष कोण कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं, आधार कोण क्या हैं, ये हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें एक संकेत भी दिया है कि याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज का प्रत्येक आधार का जो कोण है, जो दो कोण जो समान बताए हैं उनमें से हम किसी भी एक चर को ले लेते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट बी। माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण, कुछ भी ले सकते हैं आप, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है, माना त्रिभुज का आधार कोण बराबर बी, ये हमने ले लिया। त्रिभुज किस तरह से बच्चों, एक बार आप त्रिभुज को समझ लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरह से। ये शीर्ष कोण जो है ये बताया है उसने 40 डिग्री, और ये जो दोनों कोण हैं ये दोनों भुजा इसकी बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो देखिए इसको हम बी मानते हैं तो ये भी बी के बराबर ही होगा, यानी कि 2 बी हो गए हमारे पास। कितने हो गए, 2 बी। या आप 2 बी ना मान के इसको ए बी सी के हिसाब से भी तुलना कर सकते हैं। ए बी सी मैंने किस लिए लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये ए बी सी मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जैसा हमको संकेत में बताया गया है। ठीक है तो हमने ये तो मान लिया कि कोण बी है, आधार का कोण क्या है, बी। तो हमें क्या दिया गया है, ए बराबर 40 डिग्री दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है ए कोण कितना है, कोण ए बराबर 40 डिग्री, ये हमें दिया गया है। और उसके अलावा फिर बी है, क्या है, बी है एक कोण, और एक कोण क्या है हमारा सी, इसके बराबर मान लेते हैं। ए बराबर 40 और बी बराबर सी, यानी बी और सी दोनों कैसे हैं, बराबर। ये बी और सी दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस प्रकार से। हमें और क्या दिया गया है बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा था वो हमें ये दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया गया है, 180 डिग्री। ये आप याद रखें। यानी त्रिभुज के तीनों कोण जो ए प्लस बी प्लस सी हैं वो तीनों कितने हैं, 180 डिग्री हैं। तो अब हमारा देखिए इसने यहाँ हमने क्या लिखा है, बी बराबर सी, यानी बी का जैसा सी है। तो अब हमारा एक समीकरण क्या बनता है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने लिख लिया। अब हम किसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 40 डिग्री प्लस बी बराबर 180 डिग्री, यानी 40 डिग्री प्लस बी डिग्री, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर है तो दोनों को हमने बी मान लिया। ठीक है, और ये सब कितने के बराबर हैं, 180 डिग्री के। अब एक समीकरण बन गई है ये आपकी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 40 डिग्री प्लस बी और बी, 2b बराबर 180। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे, 2b को यहीं रहने दीजिए, 180 को वहीं रहने दीजिए उसी की जगह पर, और 40 जो प्लस का है इसको ले जाइए आप यहाँ पर ले गए, ये दोनों के साथ डिग्री है। क्या बचा आपके पास यहाँ पर, 180 में से 40 गए तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, 140 डिग्री बचेगा। ठीक है, यानी 2b बराबर 140 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 2b बराबर 140 डिग्री। ठीक है, तो b बराबर क्या आएगा, 140 डिग्री बटे 2।
यानी कि 70 डिग्री। ये 70 डिग्री आपका क्या हो गया, बी का मान हो गया। ठीक है, यानी बी बराबर आपका क्या आया, 70 डिग्री। तो जैसा आपको त्रिभुज में दिखाया है, ये बी 70 डिग्री। ठीक है, अब ये 70 डिग्री है तो हमने यहाँ क्या लिखा था, बी बराबर सी। तो बी के बराबर सी है, तो ये भी आपका कितना हो गया, ये भी आपका 70 डिग्री हो गया। 70 70 140 और 40 180। क्लियर। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर, अतः फाइनली एक लाइन लिखेंगे, अतः आधार के प्रत्येक कोण का मान बराबर 70 डिग्री है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका पार्ट सी। देखिए पार्ट सी में दिया है बच्चों, प्रश्न आपके सामने है, पढ़ के देखिए। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। किससे तुलना की जा रही है, राहुल के रनों से, कि राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की दुगनी है किसके, सचिन के रनों की संख्या। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से मतलब होता है 200 से 2 कम हैं, 2 रन कम हैं, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, ये आपको यहाँ देखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन जो हैं उनकी संख्या मान लेते हैं x। देखिए हल लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रश्न संख्या 2 का पार्ट सी। क्या लिखेंगे, राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन, यहाँ लिखिए आप, राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो सचिन के द्वारा बनाए गए रन कितने थे, दुगने थे। ठीक है, क्या लिखें, सचिन के द्वारा बनाए गए रन 2 गुने थे, यानी कि 2x हो गया। ठीक है, अब ये सब दोहरे शतक से इन दोनों के ये जो रन हैं x और 2x, ये दोनों दोहरे शतक, यानी और शतक होता है 100 का और दोहरा शतक कितने का होता है 200 का, उस दोहरे शतक से 2 कम थे। कितने, दोहरे शतक से 2 कम, तो दोहरा शतक कितना का होगा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है और -2 करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कितने के बराबर हैं, देखिए x + 2x बराबर दोहरा शतक 200 और -2, यानी राहुल के रन और सचिन के रन दोनों को मिलाते हैं तो दोहरे शतक से 2 कम हैं। समझ में आ गया, ये आपका एक समीकरण है। फाइनली इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, x + 2x बराबर 198, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब ये आपका एक फाइनल वो हो गया है समीकरण। इधर ले लीजिए इसको, देखिए x + 2x बराबर 198। आगे बढ़ाते हैं, x और 2x 3x बराबर 198। ठीक है, यानी 3x का मान कितना है 198, तो x बराबर 198 अपॉन गुना है, इधर जाएगा तो भाग देगा 3। ठीक है, काट दीजिए इसको, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, कितना हो गया भाई 66। ये 66 x का मान आया है, x बराबर 66, और ये किसका माना था, x हमने राहुल का। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर कितने हो गए 66 हो गए। ठीक है, सचिन ने उससे दुगने बनाए थे, सचिन ने कितने बनाए थे, सचिन के रन बराबर 66 गुना 2, कितना हो गया 132 रन, ये भी रन और ये भी रन। ठीक है, तो दोनों को जब आप जोड़ते हो
132 और 66 को तो 198 होते हैं, जो एक दोहरे शतक से 2 कम है। ठीक है, इस तरह बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ आपका आंसर हो गया फाइनल। अब हम इसका प्रश्न संख्या 3 को बच्चों देखता हुआ भी बच्चों प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित को हल कीजिए। बच्चों इसमें हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमें दिया है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं। 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं। बच्चों सबसे पहले हमें इसमें यह देखना है कि तुलना किससे की गई है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं, तो परमीत से तुलना की जा रही है। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, माना परमीत के पास कंचों की कुल संख्या x है। स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का पार्ट ए नहीं, ये फर्स्ट सेकंड में दिया है, पार्ट फर्स्ट है। क्या लिखा है इसमें, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास से जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो माना परमीत के पास कितने कंचे माने, कंचों की संख्या बराबर x है, मान लिया हमने। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या है, उसके जो कंचे हैं परमीत के उसके 5 गुने, परमीत के कंचों के 5 गुने, यानी x का 5 गुना 5x और फिर +7 बराबर 37 के हैं। ये हो गया, यानी 5 गुने से 7 अधिक हैं। और इरफान के पास कितने हैं फिर 37, तो इरफान दूसरे पक्ष में आएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे चलो नीचे ले लेता हूँ यहीं पर। अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी समीकरण बन गई 5x + 7 बराबर 37। आगे बढ़ाते हैं, 5x का 5x ही रहेगा, 37 का 37 +7 जो है इधर जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया, 5x बराबर 37 में से 7 गए तो 30, ये बचा। ठीक है, उसके बाद इधर ले लेते हैं फिर इसको हम, 5x बराबर 30, आगे बढ़ाया, x बराबर ये 5 से गुणा हो रहा है x, तो ये हो जाएगा आपका 30/5, 5 से इसे काटा 6 बार, x बराबर हो गया 6। अब ये x बराबर किसका आया था, परमीत का। किसका माना हमने x, परमीत का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे परमीत के कंचों की संख्या बराबर 6। इरफान के पास कितने थे, 5 गुने से 7 अधिक, 5 गुने से 7 अधिक हैं, तो 6 का 5 गुना कितना होता है 30, 6 का 5 गुना कितना हो गया 30। हालांकि उसका निकालना नहीं है हमें, केवल परमीत के ही निकालने थे, तो परमीत के हमने निकाल लिए। अब उसका हम अगर तुलना करें तो 5 का 6 गुना कितना होता है 30, और उससे 7 अधिक 37 हो गए। ठीक है, कंप्लीट। अब पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों, पार्ट सेकंड में क्या दिया है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। किससे तुलना की गई है, लक्ष्मी से। तो हम क्या मानेंगे, लिखते हैं, माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिया हमने, x वर्ष। ठीक है, पिता की आयु की तुलना जब हम इससे करते हैं तो प्रश्नानुसार क्या आता है हमारे पास, देखिए प्रश्नानुसार क्या आएगा, लक्ष्मी की आयु का 3 गुना और उससे 4 अधिक। ठीक है, तो लक्ष्मी की आयु कितनी मानी हमने, x का 3 गुना, यानी 3 गुना x बराबर 3x हो गया। और फिर इससे कितनी अधिक है, इससे उसकी अधिक है 4 वर्ष, प्लस
4। तो बराबर जब हम लक्ष्मी की आयु का 3 गुना से 3 गुने के 4 वर्ष अधिक है, तब उसकी आयु कितनी आती है? 49 वर्ष आती है। कितनी आती है? 49 वर्ष। अब आप इसको समझिए पहले। लक्ष्मी की आयु है x वर्ष, उसका 3 गुना, और फिर उस 3 गुने में भी अगर हम 4 जोड़ देते हैं तब जाके उसके पिता की आयु बराबर होती है। ठीक है, तो समीकरण क्या बनती है आपकी? 3x + 4 = 49। ये अब ये समीकरण कैसे बनाई? आप ये कहें कि इसको समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि तुलना किससे की गई। जिससे तुलना की जाती है उसका हम मान मानते हैं। ठीक है, तो हमने लक्ष्मी से तुलना की थी, इसकी पिता की आयु की तुलना लक्ष्मी से की गई है, तो लक्ष्मी की आयु हमने माना x वर्ष। फिर उसने कहा कि लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष ये अधिक है ना, तो अधिक तो बराबर करने के लिए बीच में जो समता चिन्ह लगा है बराबर का, समीकरण ये कहता है कि दोनों पक्षों को बराबर कीजिए। तो देखिए लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है 49 वर्ष। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा समीकरण हो गया। इसे अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 3x + 4 = 49। आगे बढ़ाया, 3x के स्थान पर रहेगा, बराबर का बराबर, 49 अपने स्थान पर रहेगा, प्लस का 4 इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया, 3x का 3x, 49 में से 4 कम करेंगे तो बचेगा 45। 3x = 45। ठीक है, अब 3x का मान 45 है, तो देखिए 3x = 45, तो x बराबर, x यहाँ 3 से गुना हुआ है, तो 3 को जब हम इधर ले जाएंगे तो 45/3 ये भाग देगा, और 3 से हम इसे काटेंगे तो 15 बार, यानी कि x बराबर क्या आया? 15। लक्ष्मी की आयु क्या आती है यहाँ पर? 15 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे अतः लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष। यही लिख दीजिए, अतः लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष है। ठीक है, 15 वर्ष है, उत्तर हो गया आपका ये। समझ गए? अब देखते हैं बच्चों इसका पार्ट 3। बच्चों पार्ट 3 में हमें दिया है, सुंदर गांव के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? यहाँ हम कौन से फलों को मानेंगे? फलों वाले पेड़ों की संख्या को लेंगे, क्योंकि तुलना फलों वाले पेड़ों की संख्या से की गई है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 3rd क्वेश्चन, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या, फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या है? बराबर x है। ये हमने मान लिया। अब उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है वो क्या हो जाएगी? इनके 3 गुने से 2 अधिक हैं। वो कितने हैं? 3 गुने से, देखो क्या लिखा है, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। तो x का 3 गुना करेंगे, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार। यहाँ पेड़ों के लिए t भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारा x पे चलता है सारा प्रोग्राम। देखिए, तो इसका क्या करें हम? 3 गुना x करें बराबर 3x, और फिर उसमें प्लस 2 करें, 2 अधिक थी। जो फलों वाले पेड़ थे उनसे बिना फल वाले पेड़ों की संख्या 3 गुने से भी 2 अधिक थी। तो ये हो गया यहाँ तक। अब ये सब किसके बराबर थी? 77 के बराबर। तो हम यहाँ बराबर में क्या लगा देंगे? 77 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण बन गई आपकी ये यहाँ तक क्या बन गई? समीकरण। अब इसको इधर ले लीजिए, 3x + 2 = 77 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। 3x = 77 वहीं रहेगा, प्लस का 2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा। आगे बढ़ाइए,
3x बराबर 75, 3x बराबर 75 हो गया। यहाँ तक समझ में आता है। अब देखिए 3x बराबर 75 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 75/3। अपॉन 3 क्यों? क्योंकि 3x से गुणा हो रहा है, बार बार कहता हूँ मैं 3x से गुणा हो रहा है। जब 3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो गुणा वाली संख्या हमेशा उस संख्या में भाग देती है। ठीक है, तो भाग दे दिया, काट दीजिए इसको। कितना आया 25, x बराबर 25, x बराबर आया आपका 25, ये आ गया। ठीक है, ये क्या माना था आपने? फलों वाले पेड़ों की संख्या। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः फलों के पेड़ों की संख्या बराबर 25 थी, 25 थी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया फाइनल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 यहाँ समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 4। बच्चों प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। यहाँ एक पहेली दी गई है, हमें इसे हल करना है। तो देखिए पहेली क्या कहती है? मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 1 50 जोड़ो। इतना करने के बाद भी फिर कहती है पहेली कि एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यानी तिहरे शतक से तुलना करनी है, बराबर तिहरे शतक के मतलब 300 के बराबर आपको इसे करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, मैं एक संख्या हूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं? माना संख्या n ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? n। क्वेश्चन नंबर 4 पहेली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? माना संख्या बराबर क्या है? n है। लिखिए यहाँ पर, देखिए माना संख्या बराबर क्या है? n। ये हमने मान लिया। तो पहेली के अनुसार पहेली क्या कहती है? मुझे 7 बार लो। अब 7 बार लेने का मतलब 7 + 7 + 7 करना 7 बार, या संख्या को 7 से गुना कर देना, बात बराबर है। तो 7 बार लेने का मतलब देखिए प्रश्नानुसार लिखता हूँ मैं यहाँ पर। पहले प्रश्नानुसार क्या होगा? n को 7 बार लेना, यानी बराबर किसके? 7 × n, यानी कितना हो गया बच्चों? 7n हो गया। समझ में आ रहा है आपको? फिर ये कहता है, फिर पहली क्या कहती है? मुझे 7 बार लो और 1 50 जोड़ो। अब इसमें आपको क्या करना है? 7n में आपको +50 जोड़ना है। फिर ये कहती है हमसे कि एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, यानी कि ये बराबर में यहाँ तिहरा शतक है 300, यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी आपको और कितने चाहिए? 40 और चाहिए। तो +40 और कर दीजिए, +40 और कर देते हैं, क्या दिक्कत है? जैसा उसने कहा वैसा हमने कर दिया। अब ये हमारी एक समीकरण बन गई। ये क्या बन गई? हमारी एक समीकरण बन गई। अब देखिए इसे हल करेंगे तो बच्चों 7n + 50 + 40, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, बराबर 300। ये आपने देख लिया। 7n को 7n की स्थान पर रहने दीजिए, 300 को 300 के स्थान पर रहने दीजिए, प्लस का 50 ट्रांसफ़र कीजिए इधर, माइनस का, प्लस का 40 इसे भी इधर कर दीजिए, माइनस का 40। यहाँ तक समझ में आया? 7n बराबर 300 में से कितने घटाने हैं आपको? -50 -40, यानी -90। ठीक है, घटा दीजिए। 7n बराबर 300 में से आपने क्या घटाए? 90। तो कितना बचा? 210 बचा आपके पास। ठीक है, यानी 7n बराबर 210। तो n बराबर क्या हो गया? 210/7। मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेगा, काटा इसको 3 बार 0, यानी क्या बचा आपके पास? n बराबर आता है 30। n बराबर क्या आता है? 30। तो वह संख्या, अतः
वह संख्या क्या है? 30 है। क्या है? 30। तुलना करते हैं। क्या कहा था सवाल ने? 30 को 7 बार लीजिए, 30 गुना 7 कर दीजिए 210, फिर उसमें 50 जोड़ दीजिए 260। फिर कहता है 300 तक पहुंचने के लिए अभी 40 और चाहिए। बिल्कुल चाहिए। 300 और 260 में 40 का अंतर है। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। बच्चों, इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली आज यहाँ समाप्त होती है। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।